हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 10th का अगला टॉपिक यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी हमने दो मेथड पढ़ लिया था आपका, एक हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, एक हमने पढ़ लिया आपका एलिमिनेशन। आज हम पढ़ेंगे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे अप्लाई करें। ये आपका बहुत ही आसान सा मेथड है, बस इसमें आपको सारा खेल ध्यान देना है कोफिशिएंट का। जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ सारा खेल है। अब यहाँ पे आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो आपको कोफिशिएंट को बराबर करना है, ना ही ट्रांसपोज करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आपको कोफिशिएंट को देखना है, उनको एक सिस्टमैटिक मेथड से आपको लिखना है और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने पर। तो इस मेथड की हम बात कर लेते हैं। हमने आपका मान लिया है कि हमारे पास लेट a1x प्लस b1i प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। अब हमको उनके जो कोफिशिएंट हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 उनको इस तरह से लिखना है। आपको पहले 3 लिखना है, x y और 1 आपका ऊपर रहेगा। फिर ये आपका हो जाएगा पहला b1 b2, फिर c1 c2, फिर a1 a2 और फिर लास्ट में b1 b2। ऐसे आपको इस तरह से इसको लिख लेना है। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ऐसे क्रॉस आप समझ रहे हैं, सभी आप लोग जानते हैं। क्रॉस हमको मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो आपके क्रॉस पर आ रहा है, जैसे आप देखिए पहले ये आपका है तो क्या हो जाएगा x अपान b1 c2 माइनस ये b2 c2 इक्वल टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 और इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ऐसे आपको लिख देंगे, ऐसे आप लिख देंगे। उसके लिखने के बाद क्या होगा, हमारा जो मेन काम होगा वो ये वाला भी इसके इक्वल होगा और ये वाला भी इसके इक्वल होगा। तीनों पार्ट यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट वाला भी थर्ड के इक्वल होगा और सेकंड वाला भी थर्ड के इक्वल होगा। हम वो लगा देंगे। हमने ये कर दिया आपका फर्स्ट वाला थर्ड के इक्वल और सेकंड वाला भी थर्ड के इक्वल, हमने दोनों कर दिया। अब यहाँ से हम ट्रांसपोज कर लेंगे और आपको मिल जाएगा x की तरह उसको ऊपर ले आएंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगा और उसको ऊपर ले आएंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगा। यही हमको काम करना है। मतलब पहले आपको जो इक्वेशंस दी गई उनके कोफिशिएंट को लेना है, कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लिए। फिर आपको उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखना है, x के नीचे y के नीचे और 1 के नीचे। फिर तीनों को आपस में इक्वेट करना है और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। पहली हमारी एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज 3.5 में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप ध्यान दीजिए, जो हमारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कह रहा है कि आपको पहले तो इक्वेशन दी हुई है, आपको पहले पता करना है कि उनके पास यूनिक है, कि इनफाइनाइट है और कि नो सॉल्यूशन है। अगर आपका इनफाइनाइट और नो है तब तो आपको सॉल्व नहीं करना। सॉल्व कब करना है, जब उनके पास यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब जब आपको पेयर ऑफ इक्वेशन को आप चेक करेंगे, कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, अगर कंडीशन आपकी मिलती है यूनिक वाली यानी कि इंटरसेक्टिंग वाली, तब तो आपको सॉल्व करना है। और वरना आपको क्वेश्चन वही लिख के छोड़ देना है। बिकॉज आप लिखेंगे क्या, सिंस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, सॉरी मतलब नो सॉल्यूशन, तो आपको छोड़ देना है। जैसे आपका यूनिक वाला कंडीशन आपको फटाक से सॉल्व करना है और आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम चेक करते हैं। पहला हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपको दिया है तो हमने पहले कंपेयर कर लिया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल। कंपेयर करने के बाद हमने पता किया a1 अपान a2 कितना है, b1 अपान b2 कितना है, c1 अपान c2 कितना है। हमने ये निकाल लिया। निकालने के बाद क्या हुआ, देखिए आपको क्या मिला, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपान, मतलब a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल है लेकिन वो c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है। अब ये कौन सी कंडीशन है, ये आपकी है पैरेलल वाली कंडीशन। और जब पैरेलल है इसका मतलब उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आपको यहीं पर उसको छोड़ देना। इतना लिख के आप छोड़ देंगे, अगर एग्जाम में आया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। तो सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे कह रहा है, आपको जो इक्वेशन दी है ये दो दी है। पहले आप इसको 5 को और 8 को ट्रांसपोज कर लेंगे ताकि आपका जनरल फॉर्म में आ जाए। जनरल फॉर्म में आ गया तो हमने a1 b1 c1 c1 सबकी वैल्यू निकाली। फिर हमने कंपेयर किया, आपका चेक किया कि कौन सी कंडीशन है। तो अगर आप चेक करके देखें तो कंडीशन आपकी आ रही है a1 अपान a2 और डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अब ये कंडीशन किसकी होती है, इंटरसेक्टिंग वाली, यानी आपकी जब इंटरसेक्टिंग है मतलब इसके पास यूनिक सोल्यूशन है।
अब जैसे आपका यूनिक सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, फटाक से आपको सॉल्व करना शुरू करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, वही आपका x के नीचे लिखेंगे, y के नीचे लिखेंगे और 1 के नीचे लिखेंगे। तो हम लिख कर देख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, x के नीचे लिख दिया, y के नीचे लिख दिया और 1 के नीचे लिख दिया। फिर से एक बार देखें, हमने आपका क्या किया है, हमने लिखा b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद अब देखो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो x अपान 8 1 जा 8 और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, फिर 5 2 जा 10 और एक माइनस यहाँ पहले से फार्मूले में होता है, एक यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। उसके बाद 5 3 15 लगा हुआ है और एक यहाँ वाला माइनस, एक जो आपका होता है फार्मूले में, तो 8 12 16 आपका माइनस प्लस हो गया। उसी तरह 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 आपका यहाँ माइनस नहीं था तो माइनस आपका लगा हुआ, यानी जो माइनस है वो फार्मूले में ही है, उसको आपको ध्यान रखना है, बहुत विशेष ख्याल रखना है। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो 10 में से 8 गया 2 बच गया, 16 से फिर गया 1 बच गया और आपका बच गया 1। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल तो हमने इक्वल इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फटाक से हमको एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। बड़ा आसान सा मेथड है, बस ध्यान के रखना है दो बातों का, एक तो आपका जो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा जो आपका साइन है। साइन और ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे निकालना बहुत ही आसान मेथड है, सबसे आसान मेथड आप इसी को मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट आपका दिया हुआ है, कंपेयर करने पे क्या मिल गया हमको, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब कॉन्स्टेंट वाली कंडीशन। और जब कॉन्स्टेंट आ गया मतलब इनके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है और जो कि हमको नहीं निकालना है। तो बात यहीं पे क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट पे, हम चाहेंगे इसको आप खुद कर लें, इसको आप खुद करके देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। यहाँ कह रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ए और बी की किस वैल्यू के लिए इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी ए और बी की ऐसी वैल्यू हमको निकालना है कि वो इनफाइनाइट वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो भैया क्योंकि इसमें पहले ने कह दिया आपसे कि इनफाइनाइट है तो हम कंडीशन कौन सी लगाएंगे, इनफाइनाइट वाली। तो पहले हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, a1 b1 a2 b2 सॉरी a1 b1 b1 और a2 b2 c2 c1 c2 सब हमने निकाल लिया। फिर इनफाइनाइट वाली कंडीशन आपके पास क्या है, आप सभी जानते हैं कंडीशन क्या है इनफाइनाइट वाली, ये आपकी इनफाइनाइट वाली कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हमने उस कंडीशन को अप्लाई कर दिया तो आपको मिल गया 2/a - b 3/a + b और प्लस 7/3a प्लस, मतलब दोनों का माइनस माइनस कट जाएगा। अब आप इसको इसके इक्वल करो और इसको इसके इक्वल करो, आपने पहले किया क्लास वाले में तो हमने वो काम कर दिया। तो हमने जब पहले और दूसरे को इक्वल कराया, सॉल्व वगैरह किया, तो हमको मिल गया पहला इक्वेशन -a + 9b और इक्वल टू 4, ये हमको पहला मिल गया। आपका आगे सोल्यूशन लिखा हुआ देख सकते हैं। फिर जब हमने दूसरे और तीसरे को करवाया तो हमको मिल गया आपका 2a - 4b इक्वल टू 6, ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 4। अब जब आप इतना कर चुके हैं तो उसके बाद आपके पास 3 मेथड बचे, एक आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन, एक हो गया एलिमिनेशन और एक आप पढ़ रहे हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इन तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। अब कोई भी आप लगा दो जो आपको आसान लगे। तो भैया हमको तो लगा एलिमिनेशन, तो हमने यहाँ पे लगा दिया एलिमिनेशन, मल्टीप्लाई वगैरह किया, b मिल गया और b की वैल्यू को हमने रखा फर्स्ट थर्ड फोर्थ में, तो हमको a मिल गया, यानी a = 5 और b = 1 अगर हम रख दें आपके गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन में, तो आपका जो है वो कंडीशन कौन सा बन जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला कंडीशन आपका ये बन जाएगा। यानी उसके पास जो आपकी पेयर ऑफ इक्वेशन दी है उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। अब वहाँ क्या कहा था, वहाँ कहा था आपसे इनफाइनाइट और यहाँ पे कह रहा है नो सोल्यूशन, मतलब उसके पास सोल्यूशन में नहीं होगा। हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है कि के की वो कौन सी वैल्यू है जिसको यहाँ पर रख दो तो इक्वेशन के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं बचेगा। तो भैया पहला काम आपका फिर वही होगा, आप पहले निकालो a1 b1 a2 b2 c2 सब निकाल लो और कंपेयर कर लिया हमने, a1/b1 c1/c1 सब निकाल लिया। उसके बाद नो सोल्यूशन वाली कंडीशन कौन सी है, ये होती है पैरेलल वाला, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो यहाँ डज नॉट है तो वहाँ हमको जाना ही नहीं है, हमने पहले दूसरे को बराबर कर दिया, सॉल्व वगैरह किया तो हमको फटाक से मिल गया k का वैल्यू 2, यानी कि k = 2 रखने पर आपका इसके पास नो सोल्यूशन हो जाएगा, उसके पास कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
देखो भैया, सब्स्टिट्यूशन तो आप पहले में पढ़ चुके हो। हमें करना है यहाँ पर क्या है, क्रॉस वाला, तो हम क्रॉस वाला कर देते हैं। तो क्रॉस वाले के लिए हमारा पहला काम क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना, तो हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद हमको इस तरह से इसको लिख के आपका करना होता है, तो हमने लिख दिया। क्या कहा था, x के नीचे आपका B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2 हमने रख दिया। उसके बाद आपका होता है x अपान 5 4 जा 20 और 2 जा 18 और माइनस यहाँ वाला एक आपका जो यहाँ लगा हो, दोनों मिल क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर 9 3 जा 27, एक माइनस यहाँ वाला और एक यहाँ वाला प्लस हो गया, 8 4 32 और 8 2 जा 16 और 5 से 15 हो गया। ये तो हो गया। फिर आप क्या करोगे, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर ये मिल गया x अपान -2 और ये इसके इक्वल हो गया तो 1/1। फिर ये हो गया आपका y अपान 5 और ये इसके इक्वल होगा तो क्या मिल गया, 1/1। दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, x बराबर -2 मिल गया, y बराबर 5 मिल गया, हो गया सोल्यूशन। बड़ा आसान मेथड है, बस खाली खेल किसका है, कोफिशिएंट और जो आपके साइन है, इन दोनों का अगर आप ध्यान रखोगे तो क्रॉस वाले से आसान कोई मेथड है ही नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको जो भी आसान लगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये जो 4 वाला है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा काहे है, देखो भैया, पहले इसमें आपको स्टेटमेंट दिया है इक्वेशन वाली। मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछले सारे वीडियोस में कि जो भी आपको स्टेटमेंट वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले इक्वेशन बनाना है फिर सॉल्व करना है। एक अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वहाँ पे किसी भी मेथड का फाउंडेशन नहीं है, यू कैन सॉल्व बाई एनी मेथड। If the method is not mentioned in the question, then you can use any method to find the solution। मतलब अगर आपका देखो भैया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मेथड आपका लिखा नहीं होता, तो आप जिस मेथड को आपको आसान से समझ में आ गया आसानी से उसको आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई भी मेथड जो आप तीनों चारों पढ़ रखे हैं कि जिससे आपको बड़ा आसान लग रहा है कि आप बढ़िया उसमें सिद्धहस्त हो गए हैं, वो आपको बहुत बढ़िया से आ गया है, उसी से आप सॉल्व करते हो, कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं होता है। तो इसके लिए भैया मैं पहले बोल चुका हूँ कि पहले आप स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ो, तो पढ़ लेते हैं। यहाँ कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pay rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day। मतलब ये फिक्स चार्ज है और एक आपका यहाँ पर क्या है, हॉस्टल का चार्ज, यानी कि फूड में जो फूड पर डे आप अगर आप खाना मेस में खा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना है। तो देखो भैया टैक्सी वाला याद करिए, हमने आपको एक टैक्सी वाला क्वेश्चन करवाया था फिक्स चार्ज वाला, तो वैसे यहाँ पर भी है। तो हमने क्या किया, फिक्स चार्ज को x मान लिया और फूड पर डे को y मान लिया, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि वो x तो आपको देना है और जितने दिन आपने खाना लिया, तो खाना कितने दिन लिया, 20 दिन लिया, तो 20 × y, भाई एक दिन खाने का दाम कितना है, y रुपया है, तो 20 दिन क्या हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पे कितना करना, 1000। ये हो गया पहला कंडीशन। फिर कह रहा है कि अगर आप 26 दिन खाना ले रहे हो तो ये तो आपको पे ही करना है, और ये आपका हो गया 26 दिन का खाना वाला पैसा, और टोटल कितना आपके पास है, 1180 रुपया, ये हमने दे दिया। अब आप भैया देखो हमने क्या कहा था कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो दोनों में हमको x दिखा, हमने फटाक से सब्ट्रैक्ट कर दिया और y हमको क्या मिल गया, 30, यानी पर डे वाला खाना कितना मिल गया आपका, 30 रुपये का आपको एक दिन खाना मिलता है। अब इस y की वैल्यू को उठा के हम रख देंगे फर्स्ट में या सेकंड में, तो हमने आप फर्स्ट में रखा है तो हमको x मिल गया आपका 400, यानी आपका जो फिक्स चार्ज है वो कितना है आपका 400 रुपया, और फूड पर डे कितना मिल गया आपको 30 रुपया पर डे, ये आपका हो गया। बस आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? एक आपका टेस्ट लिया गया, टेस्ट में कह रहा है कि अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो आपको मिलेगा 3 नंबर, और अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाए, ठीक है। ये पहली कंडीशन। दोबारा फिर कह रहा है कि उसी टेस्ट में अगर सही वाले के लिए दिया गया होता 4 नंबर और गलत वाले के लिए काटा गया होता -2 नंबर, तब उसको मिलता 50 नंबर और पहले में उसको मिलता 40 नंबर। ये दोनों हमारी कंडीशन है। अब इस कंडीशन को हम समझते हैं, तो पहले हम क्या मान लेते हैं, भाई देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, जितना उसने सही किया और जितना उसने गलत किया। तो हमने क्या मान लिया, सही वाले को हमने मान लिया आपका x और गलत वाले को हमने मान लिया y, यानी उसने जो सही क्वेश्चन किया उसका x है क्वेश्चन नंबर,
और गलत वाले को हमने मान लिया y। तो पहले क्या कहा था, 3 मिलता है एक सही पर, x सही है तो 3 इंटू एक्स और माइनस y, एक आप कट गया तो कितना हो गया 40। और दूसरा फिर कहा कि अगर सही मिलेगा 4 और गलत पे आपका 2 कटेगा तो मिलेगा आपको 50, तो हमने 50 कर दिया। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर खाली y, यहाँ पर 2y है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमको x मिल गया आपका 15, यानी कि सही वाला क्वेश्चन कितना किया उसने, 15 किया। अब इस x की वैल्यू को आप फर्स्ट सेकंड कहीं भी रख दो तो आपको मिल जाएगा y का वैल्यू, तो हमने y निकाल लिया 5, यानी उसने सही किया आपका 15 और गलत किया उसने 5। टोटल कितना हो गया, 15 5 20, यानी कि आप उससे टोटल क्वेश्चन सेट में कितने थे, उस टेस्ट में टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 20, यही आपको निकालना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में आ चुका है 2-3 बार। तो देख लें, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, यानी तो स्टेशन है हाईवे के और वहाँ एक ए पर एक बी, उनको बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार चलती है ए से, एक चलती है बी से, एट द सेम टाइम, सेम समय पर। फिर इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा खेल है। सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार। देखो भैया पहले इसको लगाने से पहले हम कुछ बातें समझ लें। बातें क्या हैं कि अगर 2 कार, 2 ट्रेन, 2 प्लेन या कोई भी 2 चीज़ें अगर चलती हैं सेम डायरेक्शन में, तो हमेशा हम उनकी स्पीड को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर वही कार, ट्रेन या बस अगर चलती हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो हम उनकी स्पीड को प्लस करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे भाई, अगर सेम आपका जा रहा है तो अगर आपको आगे निकलना है तो सिंपल सी बात है, इससे आपको तेज़ चलना पड़ेगा। तो आप जब तेज़ चलेंगे तो आपका स्पीड का रेफरेंस कितना आएगा, इससे माइनस कर दो। अगर दोनों आपके अपोजिट आ रहे हैं और दोनों लोग को मिलना है तो आपकी स्पीड भी जोड़ लो, इनकी भी जोड़ लो, और दोनों का जब स्पीड बराबर हो जाएगा तो आप फटाक से मिल जाओगे। तो हमने उसको जोड़ लिया। तो अगर सेम चलेंगे तो माइनस करना है और डिफरेंट चलेंगे यानी अपोजिट चलेंगे तो प्लस करना है। वो चाहे ट्रेन हो, बस हो, बोट हो, कुछ भी हो, ये आपको ध्यान रखना है। हमने मान लिया कि पहले वाले कार का जो स्पीड है वो आपका x है और दूसरे वाले कार का जो स्पीड है वो क्या है, y है। फिर पहला वाला कंडीशन, यहाँ हमने स्पीड लिया तो यहाँ भी स्पीड क्या होगा, स्पीड आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपकी है 100 किलोमीटर और पहले वाले में टाइम लगा 5 और दूसरे में लगेगा आपका 1 घंटा। तो पहले वाला हमने, अब दोनों सेम में थे तो 5 घंटा लगा, तो हमने स्पीड को माइनस कर दिया और आपका हो गया भी स्पीड। तो पहला हमको क्वेश्चन मिल गया x - y = 20, ये पहला कंडीशन मिल गया। फिर दोबारा क्या था कि दोबारा वो दोनों चल रही थी अपोजिट और टाइम लग रहा था 1 घंटा, तो ये हो गया आपका x + y = 100। अब बड़ा आसान सा हो गया। अब भैया देखो दोनों में अपोजिट साइन है, हमने ऐड कर दिया तो हमको आपका पहला क्वेश्चन जो पहला वाला पार्ट मिल गया वो हमको मिल गया आपका x = 60 और उस वैल्यू को हमने रख दिया y में, वो सेकंड में, तो हमको y मिल गया 40। यानी पहले वाले कार की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की आपकी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ये आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रैक्शन वाला आ गया भैया, मैं बार बार बोला हूँ फ्रैक्शन वाला बहुत आता है, तो फ्रैक्शन वाले को देख लेते हैं। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। ध्यान दीजिएगा, 1/3 कब बनता है, जब एक हम माइनस करते हैं न्यूमरेटर में से। एंड इफ इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator। और 8 कब 1/4 कब बनता है, जब हम 8 को प्लस करते हैं डिनोमिनेटर में। तो दो हमारी कंडीशन है, हमको फाइंड फ्रैक्शन करना है। तो फाइंड कर लेते हैं। पहला काम क्या होगा, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मान लो, फ्रैक्शन बना लो, बन गया। पहली कंडीशन क्या कहा कि आप जब न्यूमरेटर में से 1 माइनस करते हैं तो वो बन जाता है 1/3। हमने बना दिया, सॉल्व किया, हमको मिल गया पहला इक्वेशन। फिर कह रहा है कि अगर आप डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दो, तो हमने 8 जोड़ दिया और हमको मिल गया दूसरा इक्वेशन। दोनों हमको मिल चुका है। अब उसके बाद आप जिस मेथड को चाहो लगा दो। तो हमने लगाया एलिमिनेशन, हमको x मिल गया 5 और जब x 5 मिल गया उठा के हमने उसकी वैल्यू रख दिया तो हमको y मिल गया आपका 12 और y 12 मिल गया। तो फ्रैक्शन आपको लिखना था तो क्या हो रहेगा 5/12, ये आपका हो गया फ्रैक्शन। अब चाहो तो इसको आप चेक कर लो, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन ने कहा था 1/3 बनेगा, अगर हम न्यूमरेटर में से 1 माइनस करें तो हम माइनस कर देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 4/12 और 4 3 जा 12, तो क्या बन जाएगा 1/3, यानी पहला वाला हमारा सही है। फिर कह रहा अगर आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो, तो 8 ऐड कर देते हैं भैया, 8 हो गया ये
तो हो जाएगा आपका 5/20, तो ये क्या मिल जाएगा 1/4, यानी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3। लेंथ को 5 कम किया गया और ब्रेथ को 3 बढ़ाया गया। इफ बी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 एंड ब्रेथ बाई 2 द एरिया इंक्रीज बाई 67 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द डायमेंशन। मतलब पहले वाले में लेंथ को 5 कम और ब्रेथ को 3 बढ़ाया गया, और दूसरे वाले में दोनों को बढ़ाया गया, लेंथ को 3 और ब्रेथ को 2, तो उसका एरिया बढ़ गया। तो पहले देखो हम क्या मान लेंगे, लेंथ मान लिया हमने x, y मान लिया ब्रेथ, तो एरिया क्या हो गया x y। यहाँ तक हमारा अपने आप से था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन ने कहा कि जब लेंथ में आप 5 घटाओ और ब्रेथ में 3 जोड़ो तो एरिया क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, मतलब 9 घट जाएगा, तो हमने 9 घटा दिया। अब ये भी होता है एरिया, ये भी हो गया एरिया। सॉल्व करने पर हमको पहला ही क्वेश्चन मिल गया। फिर दूसरा फिर कह रहा था कि अगर आप ब्रेथ लेंथ में 3 बढ़ाओ और ब्रेथ में 2 बढ़ाओ तो एरिया आपका 67 बढ़ जाएगा, हमने बढ़ा दिया और सॉल्व करने हमको दूसरा मिल गया। अब इसके बाद हमने लगा दिया एलिमिनेशन मेथड और हमको मिल गया y की वैल्यू, और y की वैल्यू मिल गया, हमने उसको रखा तो हमको x की वैल्यू मिल गया, यानी लेंथ हमारा हो गया 17 और ब्रेथ हमारा हो गया आपका 9। अब इसको आप चेक खुद कर लेंगे कि भैया ये हमारा सही है कि गलत है, तो इसको आप चेक कर लेंगे। अब देखो भैया, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपकी पढ़ाई में हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दें। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और थोड़ा बहुत हमारा मोटिवेशन होगा कि हमारे वीडियो से बच्चों की हेल्प हो रही है, तो हमको वीडियो बनाने में आसानी होगी। चलिए, आपका दिन शुभ हो। बाकी वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको अगले दिन। थैंक यू।